नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, और उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी ही बना चुके हैं जिसमें हमने बात की थी कि पदार्थ किसे कहते हैं, पंच तत्व क्या होता है और आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया था। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके आप देखें पहले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों कि पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में, इन तीनों टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो इसके अंतर्गत हम दो पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे। नंबर एक पॉइंट रहने वाला है दोस्तों कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। कोई सा भी पदार्थ हो, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये क्या है, मार्कर है। तो ये जो मार्कर है दोस्तों, ये क्या है, कणों से मिलकर बना है। बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर ये मार्कर बना हुआ है। इसी प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर एक पत्थर देख रहे हो, तो ये पत्थर जो है ये भी कणों से मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ पर देख रहे हो दीवार। ठीक है, तो ये जो दीवार है इसमें भी बहुत सारी ईंटों ने मिलकर के इस दीवार का निर्माण किया हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझे दोस्तों कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे कि देखो, ये हमारे पास मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्कर, पहली बात तो ये हमें समझ में आएगी कि ये कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ। अब वो जो कण है वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये बना हुआ होता है। और इतने छोटे कण होते हैं दोस्तों कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं दोस्तों, तो जैसे कि आप यहाँ पर दोस्तों 5 बीकर देख पा रहे हो। ठीक है, कितने बीकर देख पा रहे हो, 5 बीकर। तो यहाँ पर किया क्या हुआ है दोस्तों कि पहला बीकर है, इसमें क्या है, 100 ml जल है। क्या है, 100 ml जल है। अब उसमें थोड़े से अपन पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं, है ना। किसके क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालेंगे तो कुछ समय के बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा या रंगीन हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब उस जो 100 ml जल था जिस बीकर में, उसमें से हम 10 ml निकालते हैं विलेन को, और दूसरे बीकर में जिसमें कि 90 ml जल है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, उस 10 ml विलेन को। तो अब वो जो जिसमें दूसरे बीकर जिसमें कि 90 ml जल था उसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे में, इसी प्रकार से चौथे में, इसी प्रकार से 5 में जब हम करने वाले हैं तो सभी का कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप क्या समझे कि जो पदार्थ हैं उसके जो कण है बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पदार्थ का भौतिक जो स्वरूप है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको पदार्थ का भौतिक स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले दोस्तों पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो दोस्तों पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं होगी। कितनी, पदार्थ के कणों की कितनी विशेषता होगी, 3 विशेषता होगी। नंबर 1 पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 1 पे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2 पे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और नंबर 3 है दोस्तों कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। नंबर 2 हो गया हमारे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और नंबर 3 पे पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। तो जैसा कि हमने बताया पहला कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान कैसे होता है, तो इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं।
हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और इस गिलास में थोड़ा सा जल ले लेते हैं, ठीक है। अब जल लेकर के इसमें कुछ नमक डाल देते हैं। अब जब इसमें नमक डालेंगे तो वो जो नमक है वो जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, अच्छी तरह से घुल जाएगा और हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो इसका मतलब वो जो नमक था वो दोस्तों कहाँ चला गया, इसका मतलब ये हुआ जो नमक था वो जल के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान था उसमें वो समाहित हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पदार्थीय कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पदार्थीय कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। अब एग्जाम्पल सिंपल सा देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। टिपिकल देंगे फालतू में समझ में आएगा नहीं और दिमाग और खराब हो जाएगा, इसलिए सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। तो जैसे कि इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा घर है दोस्तों, ठीक है, और हमारे घर से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर कोई किसी आदमी ने भोजन का आयोजन किया हुआ है और जो भोजन का आयोजन किया है वहाँ पर उन्होंने अच्छे से गुलाब जामुन, जलेबी, मिठाई और अच्छी सब्जी बनाई हुई है। तो हमें उस सब्जी की जो गर्मा गर्म जो सब्जी है, गर्मा गर्म जलेबी है, उसकी महक हमारे घर तक भी आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि पदार्थीय कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पदार्थीय कण गतिशील होते हैं। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं तो पदार्थीय कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थीय कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किस प्रकार से आकर्षित करते हैं, तो इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। एक यहाँ पर आप देख रहे हो एक लोहे का टुकड़ा है। अब उस लोहे के टुकड़े को अपन हथौड़ी से तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब हथौड़ी से इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो आराम से तो टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोहे के जो कण है वो एक दूसरे को बांधे हुए हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ क्या समझ गए कि पदार्थीय कण जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तीनों पॉइंट क्या समझ में होंगे। तो पदार्थीय कणों की विशेषताओं में पहला पॉइंट क्या था, पदार्थीय कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2 पे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और नंबर 3 पे क्या हो गया कि पदार्थीय कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जो हम पदार्थ की अवस्था पढ़ेंगे वहां पर भी काम आएगी। डेफिनेशन क्या है दोस्तों, विसरण। डेफिनेशन क्या है, विसरण। विसरण ध्यान सुन लेना, विसरण। विसरण के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले। अब ये विसरण क्या है, तो दोस्तों दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, दो विभिन्न पदार्थ यानी अलग अलग पदार्थ है, ठीक है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विसरण कहलाता है। यानी दो अलग अलग पदार्थ है, ठीक है। अब जैसे मान लो दोस्तों मेरे पास से दो अलग अलग पदार्थ है, एक है ढक्कन और एक है मार्कर। अब इनको अगर पास पास लाएं या एक दूसरे के ऊपर रखें तो इनके कण अगर ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझे कि ये आपस में स्वतः ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब एक इसको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें ऊपर से हम क्या करते हैं 3-4 बूंद नीली स्याही की डाल देते हैं और उसको शांत रख देते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जो स्याही है वो जल में मिल जाती है, और जो पानी का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जल जो था उसमें स्याही ऑटोमेटिक ही मिल गई, उसको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और तापमान बढ़ने पर विसरण भी बढ़ जाता है। अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो विसरण क्या होता है, बढ़ जाता है। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। तो विसरण का मतलब समझ गए ना, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ओके चलो जी, अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। अब हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। क्या है, पदार्थ की अवस्था। तो दोस्तों पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे ठोस है, नंबर 2 पे द्रव और नंबर 3 पे गैस। नंबर 1 पे ठोस, नंबर 2 पे द्रव और नंबर 3 पे गैस। इन तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ठोस के बारे में। तो ठोस किसे कहते हैं, यानी ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, यहाँ पर मार्कर हो गया, इसके अलावा चौक हो गया। तो ये जो भी पदार्थ हैं सब पदार्थ क्या है, ठोस। और कहा जाता है कि ब्रह्मांड में या अंतर पृथ्वी पर अधिकांश पदार्थ किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस रूप में पाए जाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी हमारे आसपास के जो अधिकांश पदार्थ होते हैं वो ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। ओके
तो अब हम बात करने वाले दोस्तों कि ठोस के गुणधर्म या ठोस अवस्था के गुणधर्म, ठोस अवस्था के गुणधर्म क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हम ठोस, द्रव और गैस तीनों के 5-5 गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुणधर्म। तो पहला जो गुणधर्म है दोस्तों वो है कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब आकार निश्चित होने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, क्या है ये? मार्कर है। अब अगर इसकी आकृति देखा जाए तो इसका जो आकार देखा जाए तो कैसा है? बेलनाकार है दोस्तों। कैसा है? बेलनाकार है। अब इसको अभी मेरे हाथ में है, यह कैसा है? बेलनाकार है। अगर मैं इसको बाल्टी में रख दूं दोस्तों तब भी इसका आकार कैसा रहेगा? बेलनाकार रहेगा। इसको अगर मैं मटके में रख दूं तब भी इसका आकार कैसा रहेगा? बेलनाकार ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ठोस जो है उसका आकार जो होता है निश्चित होता है और साथ में आयतन भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, देख रहे हो मेरे हाथ पे रखा हुआ है। अब ये यहाँ पर जैसे जितनी जगह घेरेगा ये बाल्टी में भी उतनी जगह घेरेगा और मटके में भी उतनी ही जगह घेरेगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ठोस का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा पॉइंट है कि ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। यानी ठोस के जो कण है दोस्तों वो एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसी से समझते हैं हम सारी चीजें। ये मार्कर है तो इसके जो कण है ये एक दूसरे को प्रबल बल के द्वारा बांधे हुए हैं। यानी इनके बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। यानी इसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर मैं हाथ की देख दूं इसके तो ये टूटने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या समझे कि ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बता दिया? ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरा क्या हो गया? ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणुक आकर्षण बल होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट है कि ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य होती है। अब संपीड़ितता का मतलब क्या होता है दोस्तों? संपीड़ितता का मतलब होता है कि ठोस के कणों पर दबाव लगाकर या दाब लगाकर उसके कणों को और पास नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पर मैं दाब लगाता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ तो इसके कणों को मैं पास नहीं ला पा रहा हूं। इसका मतलब ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य होती है, न के बराबर होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि ठोस का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? घनत्व का मतलब होता है कि जिसके कण जितने ज़्यादा पास होंगे उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ठोस के कण जो होते हैं बहुत पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। घनत्व के बारे में बस अभी आप इतना ही याद रखें। फिजिक्स में इसके बारे में और अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यानी ठोस के कण पास होते हैं, अधिक पास होते हैं, इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि ठोस के कणों में विसरण बहुत कम होता है। ठोस के कणों में विसरण बहुत कम होता है। ठोस के कणों में विसरण क्या होता है? बहुत कम होता है। अभी विसरण के बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। यानी कि अभी जैसे बताइए दोनों ठोस हैं, जैसे मार्कर है और ढक्कन, दोनों क्या है? ठोस। अब इनको पास लाइन चाहिए एक दूसरे के ऊपर रख दे, फिर भी ये दोनों कण आपस में नहीं मिलने वाले। चाहिए 1 घंटा रख दो, 2 घंटा रख दो, 3 घंटा रख दो, फिर भी ये दोनों के जो कण हैं वो आपस में स्वतः ही नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ठोस के कणों में विसरण बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठोस के हमने 5 गुण धर्म देखे दोस्तों, वापस रिपीट कर देता हूं। पहला, ठोस का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा, ठोस के कणों के मध्य प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल होता है। तीसरा क्या बताया कि ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोसों की संपीड़ितता क्या होती है? नगण्य होती है। नंबर 4 पे क्या बताया दोस्तों कि ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। और नंबर 5 पे क्या बताया? नंबर 5 पे बताया दोस्तों कि ठोस के कणों में विसरण बहुत कम होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं द्रव की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? द्रव की। अब ये द्रव क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है, वे पदार्थ जिनका आकार क्या होता है? अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। जैसे कि बात करें तो जल है ना, सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो जल है। दूसरा हम बात कर सकते हैं सरसों का तेल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिट्टी का तेल यानी केरोसिन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तेल बहुत सारे हैं, आप अलग अलग जानते हो, मैंने एक का नाम बताया आपको। ठीक है, तो पानी हो गया, सरसों का तेल, केरोसिन, आप यहाँ पर एग्जाम्पल बता सकते हो। ओके, तो
द्रव के बारे में क्या बताया, वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है तो द्रव कहलाएंगे, जैसे कि जल, दूसरा सरसों का तेल और केरोसिन। ठीक है, अब द्रव की द्रव के गुणधर्म की बात कर लेते हैं ना, द्रव अवस्था के गुणधर्म। द्रव अवस्था के क्या क्या गुणधर्म है दोस्तों, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुणधर्म है दोस्तों, नंबर 1 पे जो है वो हम कह सकते हैं का आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित। अभी कैसे, देखो आकार अनिश्चित कैसे होता है, जैसे कि हमारे पास जल है दोस्तों। ठीक है, अब जल को अगर हम गिलास में लेंगे तो बेलन का आकार ले लेगा, अगर जल को हम मटके में रखेंगे तो वो गोले का आकार ले लेगा। ठीक है, तो यानी कि जल को जिस बर्तन में, यानी पानी को, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब हम कहेंगे द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित। अब आयतन निश्चित होने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि 1 लीटर हमारे पास पानी है। ठीक है, उसको गिलास में रखेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा, उसको हम मटकी में रखेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा। तो इसका मतलब जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो बात समझ में आगे होगी आपको, द्रव का आकार अनिश्चित किंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है। द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है ना। यानी कि ठोस में तो प्रबल था, यानी सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें था, ठोस में, और जो द्रव में आकर्षण बल होगा, अंतरा अणु का आकर्षण बल होगा, वो क्या होगा, दुर्बल होगा, यानी उसको ठोस की अपेक्षा हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द्रव के कणों के मध्य दुर्बल अंतरा अणु का आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करें तो द्रव की जो संपीड़ितता, द्रव की संपीड़ितता ठोस से अधिक, ध्यान सुन लेना, द्रव की संपीड़ितता ठोस से अधिक किंतु गैस से कम होती है। द्रव की संपीड़ितता ठोस से अधिक किंतु गैस से क्या होती है, कम होती है दोस्तों। ठीक है, द्रव की जो संपीड़ितता है वो ठोस से क्या होगी, ठोस से तो अधिक होगी किंतु गैस से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसलिए उसको और अधिक पास नहीं लाया जा सकता। किंतु जो द्रव है उसके जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उसको हम तो उसके कणों को थोड़ा पास ला सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव के कणों की द्रव की जो संपीड़ितता है वो ठोस से अधिक किंतु गैस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो द्रव है उसका घनत्व, द्रव का घनत्व ठोस से कम किंतु गैस से अधिक होता है। द्रव का घनत्व जो होगा वो क्या होगा, ठोस से कम होगा किंतु गैस से अधिक होगा। द्रव का घनत्व ठोस से कम किंतु गैस से अधिक होगा। यानी कि देखो अभी हमने बताया कि ठोस के कण बहुत पास थे, इसलिए उसका घनत्व ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। उसके बाद जो द्रव है हमारे पास, द्रव जो है उसके कण ठोस से थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उसका घनत्व क्या होगा, ठोस से कम होगा, किंतु गैस की तुलना में उसके जो द्रव के जो कण होते हैं थोड़े पास होते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो द्रव है उसका जो घनत्व है, द्रव का घनत्व ठोस से क्या है, कम है किंतु गैस से अधिक होता है। ठीक है, आपको ये चौथा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। पांचवें पॉइंट की बात करें तो द्रव के कणों में जो विसरण है, द्रव के कणों में विसरण ठोस से अधिक किंतु गैस से कम होता है। यानी जो विसरण का गुण होता है द्रव में वो ठोस से क्या होता है, अधिक होता है, किंतु गैस से क्या होगा दोस्तों, कम होगा। यानी विसरण का मतलब दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। तो अब ठोस के कणों में तो बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो यानी कि जगह क्या है, वो पास भी रखेंगे। जैसे मान लो ये दो अलग अलग पदार्थ है ठोस में, तो इनको पास रहेंगे तो मिलने वाले नहीं है। लेकिन जैसे मान लो जल है और उसमें थोड़ी स्याही डालते हैं तो मिल जाते हैं, स्वतः ही मिल जाते हैं। इसका मतलब जो द्रव है, द्रव के कणों में विसरण जो है वो ठोस से क्या होगा, ठोस से अधिक होगा किंतु गैस से कम होता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों गैस की। किसकी बात कर लेते हैं, गैस की। गैस क्या होती है, तो वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन क्या होता है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन अनिश्चित होता है, यानी दोनों ही अनिश्चित होते हैं, आकार भी और आयतन भी दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, तो ये सब गैस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों गैस अवस्था के गुणधर्म। तो इसके भी हम 5 गुणधर्म की बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि
गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है, यानी कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब कैसे होते हैं दोस्तों, ठीक है, आकार अनिश्चित कैसे होता है, तो इसको पहली बात तो जिस बर्तन में भरते हैं ये उसी का आकार ले लेती है गैस, हाँ, जिस भी बर्तन में भरेंगे उसी का आकार ले लेगी। और आयतन अनिश्चित कैसे होता है इसको भी हम समझें तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक टंकी दोस्तों, ठीक है, 4 लीटर की टंकी है गैस की, उसमें हम और दाब लगा करके थोड़ी बहुत और ऐसे एक्स्ट्रा भर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गैस है उसका आकार व आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि गैस के कणों के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल नगण्य होता है, यानी इसके कणों के मध्य कोई बल नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं। फिर ये होते हैं कि इसके जो कण हैं वो कहते हैं भाई हमें रोकने वाला कोई नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। यानी इनके कणों के जो गैस हैं उसके कणों के मध्य अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, न के बराबर होता है, बिल्कुल होता ही नहीं, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो अंतरा अणु आकर्षण बल नगण्य होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। गैस की संपीड़ितता क्या होती है, सर्वाधिक, क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं तो उनके ऊपर दाब लगाकर उसके कणों को पास पास लाया जा सकता है, गैस के कणों को पास पास लाया जा सकता है। तो इसका मतलब गैस की संपीड़ितता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है गैस का घनत्व। गैस का घनत्व जो है वो हम कह सकते हैं बहुत कम होता है। गैस का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि कण दूर दूर होंगे तो इसका घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका था, ठोस का, फिर किसका था, उससे कम किसका था, द्रव का, और सबसे कम किसका है, गैस का, ठीक है। उसके बाद अगर नंबर 5 के पॉइंट की बात करें, 5वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 5वां पॉइंट है दोस्तों कि गैस के कणों में विसरण सर्वाधिक होता है। गैस के कणों में विसरण क्या होता है, सर्वाधिक, क्योंकि कण बहुत दूर दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो दो अलग अलग गैसें जो हैं वो आपस में मिल जाती है, दो अलग अलग गैसें आपस में मिल सकती हैं, क्योंकि कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए दो अलग अलग गैसें आसानी से आपस में मिल सकती है। कैसे, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो वो एक दूसरे की स्वतः ही मिल जाती है, उनको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो एक कमरा है, बंद कमरा है, अब उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो उनको अलग अलग नहीं कह सकता, वो मिश्रण के रूप में होती है, यानी कि एक दूसरे के बीच में घुसी हुई होती है, ठीक है, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो यानी गैस के कणों में विसरण क्या होता है, सर्वाधिक होता है। गैस के कणों में विसरण सर्वाधिक होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर छोटी सी मैं और बात बता दूं आपको, 2 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि घरों में खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है एलपीजी। घरों में खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, एलपीजी, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग किसमें किया जाता है, घरों में खाना बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, जैसे आप गाड़ी देखते हो ना, फोर व्हीलर होती है ना बहुत सारी, तो उसमें पीछे टंकी लगी होती है जिसमें गैस भरी जाती है, तो वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो आपको बताना है सीएनजी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।